बारिश का मौसम और रमेश आज बहुत लेट हो गया था। रमेश देर रात भीगी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोरों की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब रमेश की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 10 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे की मालकिन बोली, आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूरी कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? रमेश बोलता है, बहन जी जो भी अच्छा खाना बना हो दे दो। ढाबा की मालकिन नौकर को खाना परोसने को कहती है। नौकर रमेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी सुरेश ने उसे आवाज दी, भाई पानी भी रख जाना। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी रमेश ने चारों तरफ नजर घुमाए। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालकिन और नौकर है। वहाँ टेबल एकदम गंदा और कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। रमेश बहुत डर गया। ये सब ढाबे की मालकिन देख रही थी। उसने तुरंत रमेश को समझाया। मालकिन ने कहा, ये कोई भूतिया ढाबा नहीं है, ये तो बस रामू है, इसका हर बार का यही नाटक होता है। असल में ये बहुत ज्यादा योगा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो आज फिर से डरा दिया, इसको निकाल भी नहीं सकते ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज्यादा लोग आते नहीं यहाँ। हालांकि लोग कहते जरूर है इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं, गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। रमेश सब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले रोटी दाल चावल छोले पनीर और फिर लस्सी सब खाता है। खाना खाते ही रमेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबे की मालकिन खुद ही बोली। ढाबा मालकिन बोलती है, साहब अब रुक जाओ, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। रमेश कहता है, ऐसा क्यों, आगे क्या लुटेरे हैं, क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालकिन बोलती है, नहीं साहब, अब आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। रमेश बोलता है, आखिर ऐसा भी क्या इस रास्ते पर? ढाबा मालकिन कहती है, इस रास्ते पर आगे 30 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रमजाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 1 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने उसी ढाबे पर आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या कर केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस रोज लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वही उसी चाकू से मार देते हैं, ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। सुबह रमेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वह जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो सिर्फ ढाबे के मालकिन की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। अगली रात रमेश उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 2 किलोमीटर दूर था। रमेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछकर निकलने लगा। तो ढाबे वाले ने भी वही कहानी सुनाई और रमेश को रोकने की कोशिश की। बेटा बड़ों की बात मानो, ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। रमेश बोलता है, चाचा जी मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से भी लड़ सकता हूँ। इतना कहकर रमेश अपनी कार से आगे निकल गया। 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था।
ये देखकर रमेश डर गया और फिर गाड़ी को स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंभे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद ही हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी, क्योंकि अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गए थे, जिस पर लिखा था आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदले। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीबोगरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क में काम आने वाले औजार थे, जिसके बाद रमेश को लगा कि शायद उसे ढाबे वाले की बात मान लेनी चाहिए थी। रमेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन रमेश को लगा जैसे किसी ने उसको गाड़ी पकड़ ली हो। उसने गाड़ी और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। 10-12 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफी चहल पहल थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि यह भूतिया ढाबा होगा। रमेश ने गाड़ी रोकी और वहाँ ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्ती बंद हो गई। किसी ने फोन टॉर्च ऑन किया और फिर रमेश ने जो देखा वह हैरान करने वाला था। रमेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं। उसके बीच में एक लड़की और उसके माता पिता है और आसपास कुछ लड़के हैं जिनको लड़की चाकू मार रही है, मगर ये देखकर ना जाने सुरेश डरा क्यों नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा। तभी पीछे से उसके सिर में किसी ने तेजी से मार दिया। वह बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। आधे घंटे के अंदर वह पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई। उन्होंने रमेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। उस दिन के बाद से रमेश उदास और खोया खोया सा रहने लगा। उसके मन में उस ढाबे का भयानक दृश्य हमेशा के लिए बैठ गया।